हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के लेक्चर नंबर 2 की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आप ही कहते थे कि सर ये जो टॉपिक है ये थोड़ा टफ है और थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपने इसका लेक्चर पहला देख लिया होगा और मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक जो है अब आपको इतना टफ लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इसके बाद में 2 पार्ट और आएंगे। और दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल यानी कि हम कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक फेज, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है कि साथ साथ आप कोई बुक भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ताकि जो छोटी मोटी जानकारी रह जाए वो आप बुक से पूरी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आ जाइए, इतिहास को चाहने वालों का स्वागत है इतिहास एकेडमी में और स्वागत कर रहा हूं मैं निर्मल सिंह। और दोस्तों, इतिहास के सभी मजनू इधर उधर भटकना बंद करो, आपकी लैला आपको यहीं पर मिलने वाली है। और दोस्तों, आपके जो भी दोस्त हैं जो इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास को पढ़ना पसंद करते हैं, तो उन्हें भी बोलिए कि भटकना बंद करें, क्योंकि आप सभी के लिए इतिहास एकेडमी पर बहुत ही सरल और रोचक तरीके से इतिहास पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, चलिए 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 शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 2, इसकी हम बात करेंगे। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें जो पहला भाग था वो था पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक एज को भी जो है दोस्तों लॉर्टेट महोदय ने जो है 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, 1870 के अंदर जो है, आपको पिछले लेक्चर में बताया था, 1870 ईस्वी में जो है लॉर्टेट महोदय ने दोस्तों क्या किया, इन्होंने जो है इस काल को 3 भागों में बांट दिया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में जो है मिस प्रिंट था, 1970 लिखा हुआ था, उसको आप 1870 कर लेना। ठीक है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो, हो जाए तो मुझे बता दिया करो, जैसे कि मेरे इसी विद्यार्थी ने बताया। तो ये 1870 है, ठीक है, वो देख लेना आप, है ना। चलिए, तो जिसमें दोस्तों हमने निम्न पुरा पाषाण काल की बहुत ही अच्छे से बात कर ली थी, आप सभी को पता है दोस्तों, मजा आया होगा लेक्चर देखने में। आज जो है हम मध्य पुरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है दोस्तों, इसकी हम बात करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे दोस्तों। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखिए यह है मध्य पुरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल को हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर को देख लेना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमें जो महत्वपूर्ण जगह देखनी है वो है महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह जिसका नाम है नेवासा। इसको हम पढ़ लेंगे बाद में, पहले मेरी बात सुन लो। ठीक है दोस्तों, नेवासा, यहां पर हमें कुछ मध्य पाषाण कालीन, मध्य पूरा पाषाण कालीन, देखिए कंफ्यूज कभी मत होइएगा, एक तो है मध्य पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये वाला है मध्य पूरा पाषाण काल। उस मध्य पाषाण काल में दोस्तों हम माइक्रोलिथ पढ़ेंगे, लघु उपकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये है मध्य पूरा पाषाण काल, इसके अंदर हम दोस्तों खुरचनी और बेदक के बारे में बात करेंगे, कुछ ब्लेड और ब्यूरिन की भी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो एचडी साकलिया जो है, एचडी साकलिया द्वारा सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति है इसकी खोज नेवासा के अंदर महाराष्ट्र में कर दी गई। नेवासा महाराष्ट्र में है, जहन में बिठा लेना अपने, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, महाराष्ट्र स्थित नेवासा में को मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है। और एचडी साकलिया ने यहां परतदार औजारों की पहचान करके इसे नेवासा उद्योग नाम दिया। देखिए दोस्तों, किसी पर्टिकुलर जगह से बहुत सारे हमें जो है औजार मिल रहे हैं, तो हम जो है जैसे कि नेवासा से मिले तो हमने क्या कह दिया, नेवासा इंडस्ट्री कह देते हैं इसको, है ना। जैसे मद्रास से हमें साक्ष्य मिले थे हस्त कुठार के, तो उसको हमने मद्रासियन संस्कृति कह दिया, या फिर हम मद्रासी उद्योग भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतने सारे जो है हमें पाषाण उपकरण मिल रहे हैं, स्टोन के जो है दोस्तों हमें टूल्स मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई जो है प्राचीन मानव द्वारा कोई ना कोई जो है व्यापार वगैरह कुछ ना कुछ किया जाता होगा, इसलिए जो है इनको ये नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो आया मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य महाराष्ट्र में
नेवासा यानी कि एचडी सांकलिया ने नेवासा में सर्वप्रथम मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज की थी। और खोज में आप सभी को पता ही है कि क्या खोज करेंगे। तो दोस्तों खोज में जो है हमें मिलने वाले हैं कुछ पाषाण उपकरण, लेकिन ये जो पाषाण उपकरण थे साथियों ये निम्न पुरा पाषाण काल से कुछ अलग थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वैसे नहीं थे, थोड़े बहुत वैसे भी थे, लेकिन दोस्तों कुछ हमें अलग उपकरण भी देखने को मिलते हैं। अब ये अलग उपकरण कैसे थे इसकी हम बात आगे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आ जाइए मध्य पुरा पाषाण कालीन उपकरण। देखिए दोस्तों हमने निम्न पुरा पाषाण काल में पढ़ा था कि मानव जो है वो क्वार्टजाइट पत्थरों से जो है क्या बनाता था, उपकरण बनाता था। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट और चैल्सेडनी जैसे कुछ बहुमूल्य पत्थरों से जो है उपकरण मानव द्वारा बनाए जाने लगे। देखिए दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना कि मानव जैसे जैसे क्रमिक विकास करता जा रहा है, मानव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी बुद्धि का विकास भी दोस्तों होता जा रहा है, उसके मस्तिष्क का आयतन भी दोस्तों बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो रहा है वैसे वैसे तकनीक में या हम कह सकते हैं औजारों के प्रारूप में भी परिवर्तन आता जा रहा है। बिकॉज दोस्तों बुद्धि का विकास होगा तभी जो है मनुष्य सोचने समझने में सक्षम होगा। हालांकि यहाँ का जो मानव है वह इतना सक्षम नहीं था, उसका जो जीवन है वह जानवरों के जीवन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में और किसी जानवर के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं था इस समय के मानव में। ठीक है, लेकिन फिर भी उत्तरोत्तर मस्तिष्क का विकास होता गया। अब आज देख ही लीजिए आप, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यूट्यूब व्हाट्सएप के बारे में सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या पहले की क्या बात करें, हम भी नहीं जानते दोस्तों, हम तो खुद अब जानने लगे है ना। लेकिन आजकल के बच्चे एडवांस है काफी और आने वाले और भी ज्यादा एडवांस होंगे। तो बच्चों संभल के रहना है ना। देखिए बच्चे कोरे कागज की तरह ही आते हैं इस दुनिया में, उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो डिपेंड करता है माता पिता पर कि वो कितना अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। अगर एक माँ जो है मोबाइल चलाती चलाती बच्चे को साथ में रखेगी तो दोस्तों बच्चा भी मोबाइल की जिद करेगा। अगर वही माँ कोई अच्छी किताब पढ़ रही होगी तो बच्चा भी उस किताब की जिद करेगा, है ना। वो डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों आ जाइए टॉपिक पर। तो ये जो है यहाँ पर परिवर्तन देखा हमने, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, चैल्सेडनी जैसे पत्थरों का यूज करके मानव जो है वह हथियार बनाने लगा, औजार बनाने लगा। आ जाइए इस काल में फलक प्रधान पाषाण बनने लगे। फलक प्रधान, फलक यानी दोस्तों होता है ब्लेड, ठीक है। इसके आगे जो है दोस्तों जब हम पढ़ेंगे उच्च पुरा पाषाण काल, उसमें तो इनका और भी ज्यादा प्रयोग होने लगा। उसको तो ब्लेड कल्चर ही कह देते हैं, है ना। इस काल में फलक प्रधान पाषाण उपकरण मिलने लगे। ठीक है भाई, ब्लेड क्या होती है? ब्लेड दोस्तों जो अपनी चौड़ाई से, जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी होती है, लगभग यही परिभाषा बुक्स में मिलती है। और ब्लेड आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, धारदार पतली परतदार। ठीक है, तो एचडी सांकलिया ने मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो उपकरण थे वो फलक प्रधान थे, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा जो महत्वपूर्ण या ज्यादा संख्या में फलक प्रधान उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। आ जाइए इस काल में खुरचनी, स्क्रैपर और वेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे। सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में हम देखें तो ये थे। इसलिए दोस्तों ये जो कल्चर है इसको हम क्या बोल देते हैं, इस कल्चर को हम खुरचनी वेधक संस्कृति भी कह देते हैं, संस्कृति भी कह देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ओ होना चाहिए, बोरियर, है ना। तो देखिए दोस्तों इस संस्कृति को हम खुरचनी वेदक संस्कृति भी कह देते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो ये थे। और हम कह सकते हैं फलक प्रधान उपकरण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आ जाइए आगे बात करते हैं। तो इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, एचडी सांकलिया ने फलक संस्कृति कह दिया। और वैसे देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण औजार पत्थरों के ये थे, इस वजह से इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कह दिया जाता है। चलिए इस प्रकार के उपकरणों की इस प्रकार के उपकरण यूरोप की मोस्तारी या मुस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे। अब मत बोलना कि ये क्या है, अब मत बोलना ये क्या है। अगर नए बच्चे हैं तो बोल सकते हैं, अगर नए बच्चे हो तो बोल सकते हो, और बोलोगे तो मैं यही कहूंगा कि पीछे एक वीडियो है, उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने सभी प्रकार की जो औजार संस्कृतियां हैं उनके बारे में बताया है, चाहे वो एशुलियन हो, ठीक है, चाहे वो लेवलवाई हो, चाहे वो मोस्तारी हो। ठीक है, हर प्रकार के जो कल्चर के बारे में मैंने आपको क्रमिक विकास बताया है, देख लेना। ठीक है, ओके। अब जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है मोस्तारी,
आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो निएंडरथल मानव है वो इसी प्रकार के जो है औजार बनाया करता था। मोस्तारी यूरोप के अंदर की जो एक प्रधान कल्चर है ये मोस्तारी कल्चर, ठीक है ना। निएंडरथल मानव के बारे में मत भूलना। वही मानव जो सांस्कृतिक मानव था, वही मानव जो समूह में रहना शुरू कर दिया था, वही मानव जिसने आग का बहुत ज्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया, वही मानव दोस्तों, वही मानव जिसको अक्षरों का ज्ञान था, ठीक है। तो निएंडरथल मानव जो है इस प्रकार के कल्चर से संबंधित था और इस प्रकार के कल्चर से जो है दोस्तों वह औजार बनाया करता था। चलिए, तो इस कारण मध्य पूर्व पाषाण काल के औजारों को मोस्तारी संस्कृति से संबंधित भी किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाती है, तारे लगाने लायक बात, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दोस्तों। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, पिछली वाली भी मैंने नहीं दी है, दे दूंगा, है ना, दे दूंगा, थोड़ा बिजी था, दे दूंगा, डोंट वरी। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण उपकरण है। आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर जी फलक है, सर जी वेदनी है, सर जी बेदक है, सर जी खुरचनी है, शल्क है, ब्यूरिन है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लेड है, यहाँ पर पॉइंट्स है, ठीक है, ये है बोरियर, स्क्रैपर है, फ्लैक है एंड ब्यूरिन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के कुछ परतदार धारदार हथियार जो है दोस्तों यहाँ पर बनाए जाते थे, वो भी किसके, वो भी पाषाण के। देख लो दोस्तों, है ना, इस प्रकार के जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा है, इतना, ये ज्यादा बड़े नहीं होते दोस्तों, उंगली के आकार जितने छोटे छोटे होते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा उस पूरा पाषाण काल में अंगूठे के आकार जितने छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के जो है हमें उपकरण मिलते हैं। ओके, यस। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपकरण है, इन्हें याद कर लेना। अच्छा, एक हमारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि गुरुजी याद कैसे करें, कुछ याद करने का तरीका भी बताओ। तो दोस्तों एक ही बात कहूंगा, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, बिकॉज दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और दोस्तों बार बार अभ्यास करें, वो कहते हैं रस्सरी आवत जावत रे सिल पर पड़त निशान। तो बार बार अभ्यास करने से तो जो दोस्तों रस्सी भी जो है वो पत्थर को क्या कर देती है, चीर देती है। तो आप सिर्फ इन कुछ चंद शब्दों को याद नहीं कर सकते साथियों, हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है, हमें कोई नया आविष्कार नहीं करना है, हमें कोई लट्टू ट्यूबलाइट बल्ब नहीं बनाना है, हमें तो बस करी कराई चीजें जो है पढ़नी है, याद करनी है और सिलेक्शन लेना है और अपनी जिंदगी जो है अच्छे से निकालनी है। दोस्तों भला हो इतिहासकारों का जिन्होंने इतना कुछ हमारे लिए दे दिया है। अब इसे भी पढ़ने में जोर आए तो मैं क्या करूं, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़नो तो पड़सी भाया, है ना। चलिए दोस्तों, आप सोचोगे आज गुरुजी कुछ ज्यादा अच्छे मूड में, तो दोस्तों अब ठीक है, बढ़िया लग रहा है, चलिए आ जाइए। देखिए दोस्तों, मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थान, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप जो ग्रुप है अपना ग्रुप ना कहकर परिवार कह दूं, अपना जो टेलीग्राम परिवार है दोस्तों, वहां पर मैं पहले ही मैप डाल देता हूं। मैप मैं इसलिए डालता हूं ताकि जैसे ही आपको क्लास मिले दोस्तों, आप ये नक्शा दिमाग में छाप के रखें। मैं आपको ये इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वह पूरा पाषाणकालीन है। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको अलग अलग 3 मैप दिए हैं, ठीक है, निम्न का अलग दिया है, मध्य पूर्व पाषाण का अलग दिया है और उच्च पूर्व पाषाण का अलग दिया है। लेकिन दोस्तों अगर सीधा भी पूछ ले, क्योंकि तीनों आते तो पूरा पाषाण काल में ही है ना, सीधा भी पूछ ले तो भी आप जगह बता सकते हैं। मैप दे रहा हूं, उनको सेव कर लेना। अगर आपको दोस्तों ज्यादा ही अच्छा लगे तो दोस्तों प्रिंट निकाल के भी रख लेना, ठीक है, क्योंकि मोबाइल की चीजें मोबाइल में रह जाती है, प्रिंट निकाल के भी रख लेना, याद कर लेना बार 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 बार। चलिए आ जाइए, मध्य पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थान कौन कौन से। देखिए दोस्तों, नेवासा की मैंने बात की थी, आपको बताया था एचडी सांकलिया ने यहाँ से जो है मध्य पूर्व पाषाण कालीन जो है साक्ष्य खोजे थे, तो नेवासा तो आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बेलन घाटी, इस बेलन घाटी की मैं क्या बात करूं दोस्तों, इस बेलन घाटी की जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। अभी आगे लाया हूं बेलन घाटी के बारे में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, इसको जो है प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक भी कह देते हैं दोस्तों। इस बेलन घाटी ने अपने अंदर निम्न, अपने अंदर मध्य, अपने अंदर उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृतियों को समेट कर रखा है ना। जी.आर. शर्मा नाम आता है साथियों, क्या नाम आता है, जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा ने जो है दोस्तों क्या किया था, उत्खनन कार्य शुरू किया था यहाँ पर। अभी आगे बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। देखिए, इसके अलावा सिंगरौली है और चकिया उत्तर प्रदेश, इसके अलावा सिंह भूमि है, पलामू है, भीमबेटका की गुफाएं तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे शैल चित्र की बात करें, शैलाश्रयों की बात करें, भीमबेटका की गुफाएं काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बागन, बेड़च और कादमली घाटियां भी जो है मध्य पूर्व पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कुछ स्थल हैं, इनको जो है आगे मैं आपको मैप के थ्रू भी बता दूंगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राजस्थान में थार का मरुस्थल है और थार के मरुस्थल के अंदर जो दोस्तों लूणी उद्योग की संज्ञा दी गई है मध्य पूर्व पाषाण कालीन उपकरण को, ठीक है, क्योंकि यहां से भी जो है
थार का जो मरुस्थल है दोस्तों, इस थार के मरुस्थल से भी हमें काफी सारे साक्ष्य मिलते हैं। इस वजह से यहाँ जो है उपकरण मिले हैं काफी सारी, इसलिए वीएन मिश्र ने जो है क्या नाम दे दिया लूणी उद्योग। क्या नाम दे दिया दोस्तों? लूणी उद्योग। चलिए, गंगा घाटी मैदान में मानव सभ्यता के सर्वाधिक पुरातन अवशेष कालपी उत्तर प्रदेश से मिले हैं, याद रख लेना। इसके अलावा कुछ और जगह हैं जैसे कि ओरसंग नदी घाटी गुजरात में, सोन घाटी मध्य प्रदेश के अंदर, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। और दोस्तों इसके अलावा हिरण घाटी है, संघाओ गुफा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, मध्यपुरा पाषाण काल से ही संबंधित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक में भी कुछ जगह हैं, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पंजाब है, तमिलनाडु है, जम्मू एंड कश्मीर, कुछ अन्य स्थल है जहां से जो है हमें मध्यपुरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अब एक नक्शा दिखा देता हूं, आ जाइए। ये देखिए दोस्तों, ये नक्शा मैंने खुद ने बनाया है ना। अब कोई गुरुजी खुद की तारीफ कर रहा हूं तो तारीफ तो करूंगा ही ना, मेहनत लगी है, तारीफ तो मैं करूंगा ही। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आप ही के लिए बनाया, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए बनाया है, क्योंकि मुझे पता है आप तैयारी कर रहे हो, बस उसमें थोड़े से 4 चांद मैं भी मिला दूं। 1 चांद आपके पास है, 4 मेरे पास है, 5 चांद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आ जाइए, मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की बागन बेड़च और कादमली घाटियां मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्राप्त मध्यपुरा पाषाण कालीन उपकरणों को लूणी उद्योग कहा गया है, वीएन मिश्र के द्वारा बता चुका हूं। इसके अलावा गुजरात के अंदर ओरसंग नदी घाटी है। महाराष्ट्र का नेवासा कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों की क्या बताऊं, कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एचडी सांकलिया को यहीं से साक्ष्य मिले थे। मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की गुफाएं का तो लीला ही निराली है दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, सिंगरौली और चकिया। देखिए अब आप कहोगे गुरुजी सारी जगह तो आई नहीं, अरे मेरे प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण जगह छाप दी नक्शे में। अब क्या सारा छापूंगा तो फिर वो किताब हो जाएगी ना, किताब नहीं पढ़ानी है, पूरी मोटी मोटी बातें आपके मस्तिष्क में घुसानी है। चलिए हाँ, तो ये मैप है, ये आपको टेलीग्राम पर भी पढ़ा है दोस्तों, देख लेना है ना। तो क्या कुछ समझ में आया? याद करने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें जहां आएगी बता दूंगा। अब आता है उच्चपुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल का अंतिम चरण उच्चपुरा पाषाण काल। ओके, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ये बेलन घाटी का नाम आया है। भारत में उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्या आपको भी मजा आ रहा है? और अगर आपको भी मजा आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। अब टेलीग्राम में मुझे बोलते कि गुरुजी मजा आ गई, अरे यार वही कमेंट थोड़े यहाँ वीडियो के नीचे कर दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, वहां कर दिया करो ना, वहां का जवाब वहां पर, टेलीग्राम का जवाब टेलीग्राम पे, ठीक है दोस्तों, ऐसे खिचड़ी मत करा करो, है ना। चलिए आज ये टॉपिक पर आते हैं, आज मैं कुछ अनावश्यक बातें ज्यादा कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, उच्चपुरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, भारत में उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम कहां पर मिले हैं? बेलन घाटी। बेलन घाटी को आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये बेलन घाटी है, ठीक है। यहां से भारत में उच्चपुरा पाषाण काल के हमें क्या मिलते हैं? सर्वप्रथम अवशेष मिलते हैं। बेलन घाटी के चौपानी मांडो से उच्चपुरा पाषाण कालीन चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के जो है प्रमाण मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो है बेलन घाटी अपने अंदर दोस्तों तीनों चारों कल्चर को जो है दोस्तों समेटे हुए हैं। यहाँ से मध्य पाषाण, नव पाषाण, उच्चपुरा पाषाण काल, है ना, यहाँ के साक्ष्य, इसके अलावा मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य बेलन घाटी से मिलते हैं। बेलन घाटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या हम उनको जान ले? आ जाइए जान लेते हैं। चलिए आ जाइए जल्दी से ना। देखिए दोस्तों, यहां पर है कुछ बेलन घाटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, आ जाइए। देखिए एचडी सांकलिया ने बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक कहा है, क्योंकि यहां से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य उजागर हुए हैं साथियों, टेक्स्ट बुक कह दिया गया। इसके अलावा डीपी अग्रवाल ने सोने की खान कहा है। सोने की खान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये सोने की खान है दोस्तों, क्या? हमारी बेलन घाटी। देखिए दोस्तों, यहां से शुद्ध फलक उद्योग की जानकारी मिलती है, यानी कि शुद्ध फलक के जो औजार हैं वो हमें यहां से देखने को मिलते हैं। बेलन घाटी के लोहंदा नाला, दोस्तों देखना, याद करना इंपॉर्टेंट है, लोहंदा नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली। अस्थि निर्मित बोले तो हड्डी से बनी हुई, ठीक है, ये दोस्तों हड्डी से बनी हुई मूर्ति है, ठीक है, हड्डी से बनी हुई मूर्ति है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मूर्ति है ये मूर्ति बनी हुई है हड्डी से, ठीक है, लेकिन हमारे एक महोदय हैं बेडरनिक महोदय जो है दोस्तों, ये क्या मान लेते हैं? इसके अलावा और भी जो कुछ इतिहासकार हैं वो क्या मान लेते हैं? वो मानते हैं कि ये कोई मातृ देवी की मूर्ति नहीं है। मातृ देवी यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं मदर गॉडेस की, है ना, मदर गॉडेस की। तो
मैटरनिक क्या बोल देते हैं, ये बैटरनिक क्या बोल देते हैं कि ये कोई मातृ देवी की प्रतिमा नहीं है, ये तो कोई बर्छी है, बर्छी, ठीक है ना। इसको बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, वो एक बर्छी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, बेलन घाटी के लोहंदा नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और भी कुछ इतिहासकार जो इसे बर्छी समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये है एक मातृ देवी, मदर गॉडेस की प्रतिमा, ठीक है। बेलन घाटी दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ बातें जानिए, देखिए बेलन घाटी है ना, थोड़ी सी बातें जान ली, 2-4 बातें मेरे दिल की बातें जान लीजिए दोस्तों। देखिए दो बेलन घाटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जी.आर. शर्मा जी जो है, जी.आर. शर्मा जी जो है दोस्तों, वो क्या कर लेते हैं, उद्घाटन, उत्खनन, है ना, उत्खनन जो है वो करते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने कुछ जो बातें पीछे आपको बताया कि इसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक वगैरह कहते हैं, सोने की खान भी कह देते हैं, ये बातें आपको पता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ से जो है, यहाँ से अगर हम कुछ नवीन शोधों की बात करें तो यहाँ से दोस्तों भेड़, यहाँ से भेड़ व बकरी, भेड़ बकरियों के भी जो है दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं, भेड़ बकरियों की कुछ हड्डियां, भेड़ बकरियों के साक्ष्य मिल जाते हैं यहाँ से। अब देखिए मेरी बात सुनिए, भेड़ बकरियों के साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है स्थानीय रूप से भेड़ बकरियां नहीं थी, स्थानीय रूप से यहाँ पर भेड़ बकरियां नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि इन्हें जो है उत्तर पश्चिम से मंगाया जाता था, है ना, उत्तर पश्चिम से मंगवाया जाता था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए, अगर ये बात सही हो जाए तो हम क्या कहेंगे भाई, हम क्या मानते हैं कि हम मानते हैं भाई जो प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य है दोस्तों, वह हमें बागोर राजस्थान में, और इसके अलावा आदमगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों, यहाँ से हमें प्राचीनतम लगभग 5000 ईसा पूर्व के जो है हमें पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बेलन घाटी के अंदर भी जो है भेड़ बकरियों के जो है कुछ अवशेष, कुछ हड्डियां इनकी हमें मिलती है। वो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ के स्थानीय नहीं थी, इनको तो बाहर से लाया गया था, उत्तर पश्चिम से जो है लाया जाता था, ठीक है। अदरवाइज ये फिर बात सिद्ध हो जाए तो फिर ये प्राचीनतम साक्ष्य हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है यहाँ से दोस्तों हमें कुछ नवीन शोध की अगर हम बात करें तो आग की, है ना, अग्नि की भी जानकारी, हमें अग्नि के साक्ष्य भी दोस्तों हमें यहाँ से मिल जाते हैं। कहाँ से, बेलन घाटी से हमें अग्नि के साक्ष्य भी मिल जाते हैं अगर नवीन शोध की बात करें तो, ठीक है। 2 दिसंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो आर्टिकल आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें दोस्तों तो अग्नि के भी साक्ष्य मिल जाते हैं। तो दोस्तों फिर अगर यहाँ से अग्नि के साक्ष्य की बात की अगर पुष्टि हो जाती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग मध्यपुरा पाषाण काल के हैं, तो वो अग्नि के साक्ष्य भी काफी प्राचीन हो जाएंगे। वैसे विश्व के अंदर दोस्तों, विश्व के अंदर जो प्राचीनतम जो है अग्नि के साक्ष्य हैं, आपको याद होना चाहिए कुबी फोरा, है ना, कुबी फोरा एक जगह है, कहां पर है, केन्या में। कुबी फोरा एक जगह है दोस्तों, कुबी फोरा एक जगह है दोस्तों, कहां पर है, ये जगह है केन्या के अंदर। यहाँ से दोस्तों विश्व के जो है प्राचीनतम अग्नि के साक्ष्य भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये कुछ बातें हैं, बेलन घाटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों इस काल के उपकरण, इस काल के बोले तो दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण बहुप्रयोजनीय थे। बहुप्रयोजनीय यानी कि दोस्तों एक ही से तो उसी से तो दोस्तों कुचर लेते थे, उसी से खोद लेते थे, उसी से मांस फाड़ देते थे, उसी से पेड़ काट लेते थे, यानी कि एक ही औजार से बहुत सारे काम हो जाते थे। जैसे कि होता नहीं कि हमारी जो शर्ट है फॉर एग्जांपल, हम उस शर्ट को पहन भी लेते हैं, भविष्य में दोस्तों थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उसको हमारी जो मम्मी है वो क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए उसको भी उसमें रोटियां लपेटे रखने लग जाते हैं। कुछ ज्यादा पुराना हो जाता है तो उसको फिर हम पोचा बना लेते हैं, ठीक है। फिर वो ज्यादा पुराना हो जाता है फिर उसका छोटे छोटे लीर फाड़ के हम गाड़ी साफ करने के कपड़े बना लेते हैं ना, तो वो भी बहुप्रयोजनीय हो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये देखिए भारतीय जो है पूरा पैसा वसूल करते हैं एक एक चीज का। तो कहने का मतलब है यहाँ के जो उपकरण थे ये बहुप्रयोजनीय उपकरण थे, यानी कि दोस्तों जो है एक ही उपकरण से बहुत सारे काम में बहुत सारे जो है प्रयोग किए जा सकते थे। देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ फलक उपकरण दिख रहे हैं, ये उच्च पुरा पाषाण कालीन ही है, ये उच्च पुरा पाषाण कालीन ही है दोस्तों। अब आपको गुरुजी उच्च पुरा पाषाण कालीन तो होंगे ही ना, ऊपर लिखा भी हुआ है। हाँ दोस्तों नर्मदा घाटी से मिले हैं कुछ इस प्रकार के, है ना, नर्मदा घाटी से मिला एक उच्च पुरा पाषाण कालीन जो है ब्लेड आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों इस काल के औजार फलक, ठीक है, इस काल के जो औजार है वह, थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, इस काल के जो औजार है वह फलक पर आधारित थे, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था दोस्तों फलक प्रधान हमें पहले भी देखने को मिले थे, लेकिन वहां पर खुरचनी और भेदक जो है मुख्य क्या थे, मुख्य हथियार थे, मुख्य औजार थे। यहाँ पर भी दोस्तों हम फलक ब्लेड की बात कर रहे हैं, और यह काल ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति, फलक तक्षणी कल्चर भी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। इसको हम चाकू संस्कृति भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसको, चाकू संस्कृति भी कह देते हैं। और यहाँ पर भी जो दोस्तों ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में चट, जैस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग होता था, जैसा कि पिछले हमने मध्यपुरा पाषाण काल में देखा, है ना।
आया ना समझ में? तो देखिए ये कुछ चीजें दोस्तों याद करने के लिए है। जैसे कि आपने पहला लेक्चर देखा होगा, उसमें कुछ चीजें समझने के लिए थी, तो वो मैंने समझाई आपको अच्छे से। अभी ये कुछ याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर है बहुत सारे उपकरण, है ना, बहुत सारे उपकरण, एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये आपको ब्लेड दिख रही है ना, ये ज्यादा बड़े नहीं है साथियों, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे उपकरण है ना। इसको हम फलक कह देते हैं। इसके अलावा एक तरफ धार वाला आपको जो है, एक तरफ धार वाला फलक दिख रहा होगा, ठीक है ना। नुकीले शुरक दिख रहे होंगे दोस्तों, नुकीले, ठीक है। दांतेदार फलक दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे 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 दांतेदार, देखिए इधर देख लो दोस्तों, ये देखो ये देखो ये देखो दांतेदार, है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों परिष्कृत किनारों वाला फलक, ठीक है। इसके अलावा फलक पर बना दो धारी, देखिए दोस्तों दोनों तरफ धार आपको दिखेगी, दो धारी बेदक, ठीक है, शुरक या खुरचनी, ठीक है। इसके अलावा फलक पर बना अग्रक, इसके अलावा उत्कीर्ण या तक्षणी, इसके अलावा अंगूठे के आकार का शुरक, देख कितना क्यूट सा है ना, छोटा सा अंगूठे का, you know भाई थंबनेल ही हो, है ना, कोई थंबनेल नहीं, थंब का निशान ही हो, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है दोस्तों ये अंगूठे के आकार का शुरक, यानी कि इस प्रकार के जो औजार हैं, देखिए थोड़ी सी हम देख सकते हैं बनावट में थोड़ी सी जो दोस्तों सुधार आया है, मानो चाहे ना मानो, थोड़ा सा सुधार हम बनावट में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे समय बीतता है चीजों का निर्माण जो है वो थोड़ा अच्छे तरीके से, जो फिनिशिंग है हथियारों की वो थोड़ी अच्छी मिल, अभी नवपाषाण काल में तो और भी शानदार औजार बनने लगेंगे, एकदम चमकदार, है ना, मस्त वाले। चलिए, तो इस प्रकार के कुछ जो उपकरण है यहां से मिलते हैं। आ जाइए आगे देखेंगे। देखो मैग्डेलेनियन संस्कृति, या फिर हम कह सकते हैं यही मैग्डेलियन कल्चर को उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। ये चीज थोड़ी याद रख लेना, मैग्डेलियन, ठीक है, कल्चर। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या है, ये क्या बला है, तो देखिए दोस्तों ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सीधा आ जाए कि भाई उच्च पुरापाषाण काल की जो अंतिम, उच्च पुरापाषाण काल को, या फिर हम कह सकते हैं भाई किस काल की जो अंतिम संस्कृति है वह मैग्डेलियन संस्कृति को माना जाता है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, इसको समझो, कुछ नहीं है। मैग्डेलियन कल्चर ये एक प्रकार से पश्चिमी यूरोप का कल्चर है, ठीक है ना, पश्चिमी यूरोप का कल्चर है साथियों, ठीक है। फ्रांस के अंदर एक जगह है, फ्रांस के अंदर एक जगह है वजेरा घाटी, वेजेरा घाटी, ठीक है ना। इस वेजेरा घाटी में स्थित है क्या, ला मेडेनियन, ला मेडेनियन। इस ला मेडेनियन से क्या मिले हैं, शैलाश्रय। शैलाश्रय क्या होते हैं सर जी, तो दोस्तों शैलाश्रय जो होते हैं शैल, शैल यानी कि चट्टानों से, या फिर हम कह सकते हैं रहने के लिए कुछ आश्रय बनाए जाते हैं चट्टानों के अंदर दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा लंबे समय तक हवाएं चलती तो हवा के कटाव से भी जो है चट्टानों में कुछ ऐसे आश्रय स्थल बन जाते हैं ना। आश्रय यानी कि रहने लायक जगह, शैल यानी कि आपको पता है चट्टान पत्थर, है ना। तो पश्चिमी यूरोप हम देख सकते हैं फ्रांस के अंदर वजेरा घाटी में ला मेडेनियन नामक एक जगह है, यहां से हमें कुछ शैलाश्रय मिले हैं। इस ला मेडेनियन नाम पर ही क्या पड़ गया, मैग्डेलियन कल्चर, ठीक है ना। और ऐसे जो हमें यहाँ पर शैलाश्रय मिलते हैं, या फिर ऐसे जो हमें यहाँ पर कुछ उपकरण मिलते हैं, वैसे के वैसे हमें यहाँ भी मिल जाते हैं दोस्तों। इस वजह से जो है उच्च पुरापाषाण काल का अंतिम संस्कृति हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। इजी सा मामला है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन है। हड्डी निर्मित उपकरणों, अभी हम आंध्र प्रदेश की बात करने वाले हैं, ठीक है। हड्डी निर्मित उपकरणों का प्रचलन है जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुच्छतला चिंतामणि गवि शैलाश्रय से मिले हैं। यानी कि देखिए दोस्तों यहां पर जो है आप ये देख सकते हैं कि लगभग 90%, 19% दोस्तों, बहुत ज्यादा है ये, है ना। अब क्या करें भाई, ज्यादा है तो है, मिले हैं तो मिले हैं, क्या कर सकते हैं ना। देखिए इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता एक ये थी कि यहां पर हड्डी निर्मित, देखिए दोस्तों हम पीछे भी देखते हैं अस्थि निर्मित मातृ देवी की, है ना, प्रतिमा देखते हैं, मदर गॉडेस की प्रतिमा देखते हैं। इसके अलावा इस काल में दोस्तों एक हड्डी निर्मित उपकरण बनने लगे, ये इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है ना, जो सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुच्छतला चिंतामणि गवि शैलाश्रय से मिले हैं। गवि गवि गवि, देखिए दोस्तों गवि जो है इस शब्द को स्थानीय भाषा में, वहां पर गवि को जो गुफा जो है, गुफा को जो स्थानीय भाषा में यहाँ गवि कह देते हैं, तो मुच्छतला चिंतामणि गुफा है ये एक प्रकार की। इस गुफा से जो है बहुत सारे हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। हड्डी निर्मित उपकरण दोस्तों ऐसे हैं कि इसमें लगभग 90%,
90% जो उपकरण है दोस्तों वो किसके बने हुए, हड्डी के बने हुए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। इस काल की प्रमुख विशेषता नए चकमक उद्योग की स्थापना व होमो सैम्पियस का उदय है। दोस्तों ये देखिए होमो सैम्पियस, प्रज्ञ मानव दोस्तों। ठीक है, लगभग देखिए दोस्तों ये जो काल है होमो सैम्पियस को लगभग 30,000 साल पहले देख सकते हैं, 30,000 साल पूर्व देख सकते हैं ना, तो इसी के बीच का ये काल है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इस काल की प्रमुख विशेषताओं में क्या है, एक तो होमो सैम्पियस का उदय। ठीक है, इसके अलावा होमो सैम्पियस मत पूछना आप कौन है सर जी, होमो सैम्पियस ये कौन सा, ये क्या है, ये क्या नई चीज आ गई है ना, ये मत पूछना है ना। वैसे तो नेट की तैयारी कर रहे हो, पता ही होगा इसके बारे में, और नहीं भी पता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो जीरो से भी शुरू करते हैं, लेकिन मेरी क्लास देखते जाओ क्योंकि मेरी सारी क्लासें एक के बाद लिंक है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो होमो सैम्पियस के बारे में मैंने बताया था, प्रज्ञा मानव है, बुद्धिमान मानव है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा नए चकमक उद्योग की भी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, आ जाइए। भीमबेटका में नीले रंग के कुछ पाषाण मिलते हैं जो उच्च पुरापाषाणकालीन गुहा चित्रकारी को प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि भीमबेटका के अंदर हमें कुछ शैल चित्र मिले हैं। इस शैल चित्रों के अंदर अगर हम बात करें तो भीमबेटका से नीले रंग के भी कुछ हमें पाषाण मिलते हैं जो कि उच्च पुरापाषाणकालीन मानव की जो कला है उसके बारे में हमें दर्शाते हैं कि भाई यहाँ का मानव भी जो है कुछ कला निर्माण करने में, कुछ बनाने में क्या था, सक्षम था। ठीक है, महाराष्ट्र के पाटने, ये वेरी इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। महाराष्ट्र के पाटने से शतुरमुर्ग के अंडे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर व्यक्ति शतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल है उस पर भी अलंकरण करना शुरू कर देता है, शतुरमुर्ग के अंडे के मनके बनाने शुरू कर देता है। भीमबेटका है, पाटने है, यहाँ से शतुरमुर्ग के अंडे के मनके मिलते हैं। कैसे होते हैं अभी दिखाऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि नाम इसका क्या है, इतिहास अकेडमी। यहाँ पे सारे सोल्यूशन होंगे आपके, चिंता मत करो। देखिए, महाराष्ट्र के पाटने से शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर ऑस्ट्रिच एग शेल बोल सकते हैं, ए पीस ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल कुरेद कर बनाई गई चित्रकारी इस काल की कला का प्रमाण है। देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के ऊपर अलंकरण करके चित्र बनाए गए हैं दोस्तों, तो यह पाटने। लेकिन दोस्तों इससे भी पहले अगर हम बात करें कि शतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी का सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के केन नदी के किनारे से हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, शतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी के सबसे पहले प्रमाण जो है वो 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अलंकरण किया गया दोस्तों, ये कहां से मिलेगा हमें, महाराष्ट्र के पाटने से मिलेगा। ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये जगह पूछ भी ली जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या तो ये ऑस्ट्रिच है, क्या ये बिल्कुल ऑस्ट्रिच है ना। ये है शतुरमुर्ग। ये दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये अंडे के जो खोल है वो है ये। ठीक है ना, पत्थर मत समझना इसको, ये अंडे के खोल है। और ये दोस्तों ये जो कला है ये उच्च पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण कला है, एक विशेषता है। देखिए आपको ये कुछ मनके से दिख रहे होंगे, ये देखिए थोड़ा बड़ा है ना। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में, पाटने महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। यहां से इस प्रकार के मनके भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि शतुरमुर्ग के अंडे के बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा रामनगर दोस्तों रामनगर एमपी में है। ठीक है, रामनगर से भी दोस्तों इस प्रकार के कुछ हमें अंडे के जो है, अलंकृत अंडे के जो है दोस्तों प्रमाण मिल जाते हैं। इसके अलावा पाटने से प्राप्त शतुरमुर्ग के अंडे की अलंकृत खोली, देखिए दोस्तों इसकी हम बात कर रहे थे, पाटने कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शतुरमुर्ग के अंडे के खोल के ऊपर जो अलंकरण किया गया वह सीधी दर्शाता है हमारे सामने, क्या वह दर्शाता है कि मानव जो है वह अब क्या करने लगा था, मानव की जो कला के बारे में है ना, मानव की कला को दर्शाता है ये सीधा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार के जो कुछ हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, आ जाइए बच्चों आगे। देखिए शतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य पाटने महाराष्ट्र से अभी हमने देखा, इसके अलावा चंदेसाल राजस्थान के अंदर है। ठीक है, रामनगर मध्य प्रदेश अभी हमने देखा से मिलते हैं। ये कुछ अन्य जगह हैं जहां से मिलते हैं। पाटने व भीमबेटका से शतुरमुर्ग के अंडों पर बने मनकों का प्रमाण मिलता है। अभी देखा ना, कहां देखा गुरुजी, देखो ये देखा, ये रहा भीमबेटका, ये रहा पाटने, मिला के नहीं मिला। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित, इसके अलावा कुछ अलग जगह हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित बिलासुर गांव से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बिलासुर गांव से प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों कुरनूल से ही दोस्तों पाषाण काल में राख के साक्ष्य भी मिलते हैं, है ना भाई, चूल्हा मिला है, राख के साक्ष्य भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, यहां से तो ये भी याद रखना, ये भी पूरा पाषाण कालीन ही साक्ष्य है। चलिए आ जाइए आगे देखेंगे। उच्च पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल, उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल क्या क्या है, तो देखिए दोस्तों बेलन घाटी बता दिया। बेलन घाटी के बारे में तो अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्या किया है, अच्छे से स्कैन करके अच्छे से बताया है, याद रखना। इसके अलावा महाराष्ट्र के पाटने, भदने और इनाम गांव से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भीमबेटका, सोन नदी घाटी है, रामपुर है, बम्बूरी है, जोगदहा है, बागोर है। आंध्र प्रदेश में कर्नूल में बिलासुरगाम है, रेनीगुंटा है, वेमुला है और बेटमचेला है, मत्स्यतला, चिंतामणि, गवी। गवी यानी गुफा, बताया था ना आपको, यहाँ से अस्थि निर्मित औजार मिले हैं दोस्तों। 90% जो है वो हड्डियों से बने उपकरण मिलते हैं यहाँ पर। कर्नाटक के शोरापुर दोआब में सलावदगी और मेरलभी जो है, ये भी हमें, यहाँ से भी हमें उच्च पुरापाषाणकालीन प्रमुख स्थलों के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में है विसदी, इसके अलावा राजस्थान में है बूढ़ा पुष्कर, यहाँ से भी हमें उच्च पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो जगह है आपको याद करनी पड़ेगी। भाई देखो भाई, कुछ जगह है जहां पर हमें साक्ष्य मिले हैं, तो इसको मैं क्या समझाऊं आपको, समझाने वाली चीजें मैंने समझा दी, ये तो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अब आप बोलो गुरुजी याद नहीं होती, तो दोस्तों देखिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना आएगा तभी मजा आएगा, जोर हर काम में आता है, और ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो, ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई और व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि बार बार अभ्यास से सब हो जाएगा। एक वक्त ऐसा होगा कि आपकी उंगलियों पर होगा। चलिए ज्यादा नहीं, खुद के स्टेट के, अगर आप यूपी से हो, कहीं से भी हो, राजस्थान से, खुद के स्टेट के याद करो पहले, अच्छे से स्टेट के याद हो जाएं, उसके बाद में अपने सीमावर्ती स्टेट के याद कर लो। चलो पड़ोसी राज्यों पर हम धावा बोलते हैं, सीमावर्ती स्टेट की बात कर लो, उसके बाद में फिर जो बच्चे कुछ उनको याद कर लो। थोड़ा कोशिश करो यार, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, है ना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, सुना होगा। चलिए चलते रहिए दोस्तों, ऐसे ही मुस्कुराते आ जाइए। देखिए अब देखिए, इन मैप्स में मैं महत्वपूर्ण जगह लाया हूं, और नहीं तो इनको ही रट लो, और नहीं तो इनको याद कर लो। भाई रामनगर, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर मैंने बताया आपको, गुजरात के अंदर विसदी मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के अंदर है पटने है, इसके अलावा भदने है, इनाम गांव है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल है, बिलासुरगाम, रेनीगुंटा, मत्स्यतला, चिंतामणि, गवी। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका, सोन नदी घाटी है, रामपुर, बम्बूरी, जोगदहा, बागोरा। ठीक है, कर्नाटक में शोरापुरा और दोआब, शोरापुर दोआब, ये जगह हैं। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण जगह हैं जो कि उच्च पुरापाषाण काल का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, नेतृत्व करती है। यहाँ से जो है हमें उच्च पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। ये नक्शे ऐसे कैसे मैंने दे दिए हैं, देख लेना, आराम से याद कर लेना, है ना। चलिए आ जाइए आगे, अगर हम बात करें, अब देखिए पूरा हमने कंप्लीट जो है पूरा पाषाण काल के तीनों पार्ट्स को हमने अच्छे से पढ़ा। हमने जाना कि कैसे कैसे तो परिवर्तन निम्न पुरापाषाण काल में आए, हमने जाना कि कैसे कैसे तो जो है उच्च मध्य पुरापाषाण काल में गतिविधियां हुई, और हमने यह भी जाना कि कैसे कैसे उच्च पुरापाषाण काल के अंदर गतिविधियां देखने को हमें मिलती है, क्या क्या महत्वपूर्ण थे, कैसे कैसे औजार थे, क्या क्या परिवर्तन आए, किन किन पत्थरों का यूज किया गया, ये सारी बातें हमने जानी। लेकिन दोस्तों कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए कि पूरा पाषाण कालीन, यहाँ पर बात हो रही है पूरा पाषाण काल की, ठीक है, पूरा पाषाण कालीन मानव कैसा था। तो देखिए दोस्तों, अगर एक लाइन में आपको समझाना चाहूं तो देखिए, पूरा पाषाण कालीन मानव और जानवर, इन दोनों के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं था। भाई जानवर का क्या है, खाना है और सो जाना है, ठीक है ना, ना कोई उसका स्थायी निवास होता है, जहां नींद आई वहीं सो गया। वैसे ही पूरा पाषाणकालीन मानव का भी आखेट करता था और खाता था, ठीक है ना, कोई फिक्स स्थायी निवास नहीं था, ठीक है, जहां मन में आई वहां रह लेते थे, ठीक है ना। तो जानवरों से मिलता जुलता जो है लाइफस्टाइल हुआ करता था। भाई स्थायी जीवन का विकास तो कृषि के बाद में होगा। भाई खेती करोगे अपनी फसल का ध्यान रखने के लिए, उसके आसपास रहोगे तो खुद के शरीर को ढकने के लिए कुछ ना कुछ बनाओगे तो स्थायी जीवन का विकास भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लोग कृषि से परिचित नहीं थे, पशुपालन से इतना परिचित नहीं थे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ का जो जीवन था वो घुमक्कड़ था, ठीक है, घूमते फिरते रहते थे, अस्थायी जीवन था। यहाँ के लोग मृत भांडों का यूज करना इतना नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ के बारे में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पूरा पाषाण काल में लोग नेग्रिटो प्रजाति के थे, ठीक है ना। पूरा पाषाण कालीन मानव आखेट पर निर्भर था, भाई शिकार करो, खाओ और जहां नींद आई वहीं सो जाओ। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, स्थायी जीवन का अभाव था दोस्तों। मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था, खेती कुती करना इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है। इसके अलावा ना अग्नि का इतना नॉलेज था, तो इस वजह से जो है मांस जैसा शिकार किया, मांस को कच्चा ही जो है वो खा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अग्नि से अपरिचित होने के कारण कच्चा मांस खाता था। कृषि, पशुपालन व स्थायी जीवन का अभाव था। इसके अलावा बर्तनों या मृत भांडों का निर्माण करना भी वह नहीं जानता था। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है वैसा ही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मानव और जानवर के जीवन में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हमने कंप्लीट जो है देख लिया है मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। देख लेते हैं
3 भाग देखे थे, 3 में से एक हमने पहले देख लिया था। देखो सुपर फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में हमने बात करी मध्य पुरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण स्थल याद रखना नेवासा है, महाराष्ट्र है। एच डी साकलिया ने जो है दोस्तों नेवासा जो है यहाँ से मध्य पुरा पाषाण काल के साक्ष्य खोजे थे। एच डी साकलिया ने नाम भी दिया, क्या दिया, नेवासा उद्योग नाम दे देते हैं। उसके बाद में दोस्तों फिर क्वार्टरजाई पत्थर के स्थान पर चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट इनका यूज होने लगा। फलक प्रधान उपकरण हमें देखो यहाँ पर मिलने लगते हैं, ठीक है ना, याद रखना। खुरचनी वैदिक संस्कृति कह देते हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण थे वो यही थे, ठीक है ना। इसके अलावा मोस्तारी कल्चर के बारे में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार के कुछ हमें औजार देखने को यहाँ पर मिलते थे। आगे आ जाइए। कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जो कि आगे मैप में भी आपको शो की गई है, ठीक है। नक्शे को आराम से छाप लेना, ठीक है दोस्तों, देख लेना मैप में। आगे देखो, आगे देखो। फिर उच्च पुरा पाषाण काल आया। यहाँ के जो साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं कहाँ से, बेलन घाटी से। बेलन घाटी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बताया। इसको जो है एच डी साकले ने प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा गया है, ठीक है। शुद्ध फलक औजार मिलते हैं। लोधा नाला है, लोधा नाला से मूर्ति मिली है, माता देवी की मदर गोडेस मिली है। कुछ इतिहासकारों ने उसको बर्छी मान लिया, लेकिन ये क्या है वास्तव में, ये मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बेलन घाटी के बारे में बताया, भेड़ बकरियों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थानीय रूप से कोई भेड़ बकरी वगैरह नहीं रहते थे। ऐसा माना जाता है कि उत्तर पश्चिम से मंगाए जाते थे, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण कालीन कुछ ये ब्लेड है जो नर्मदा घाटी से मिली है। इसके अलावा ब्लेड ब्यूरन संस्कृति भी इसको हम कह देते हैं। आ जाइए आगे, आ जाइए। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्या है, औजार है, देख लेना, नाम पढ़ लेना अच्छे से, आप ही के लिए है। चलिए, होमो सैम्पियंस का विकास हुआ, नए चकमक उद्योग का विकास हुआ, ठीक है। तो हड्डी निर्मित उपकरण मिलने लगे आंध्र प्रदेश के मुछतला चिंतामणि गुफा से, शैलाश्रम से, ठीक है दोस्तों। लगभग 90% जो है हड्डी निर्मित उपकरण थे, ठीक है। तो ये मैगडेलियन कल्चर क्या है, पश्चिमी यूरोप के अंदर हम देखते हैं, फ्रांस के अंदर विजय घाटी, विजय घाटी में स्थित एक जगह है ला मेडेनियन। ला मेडेनियन के नाम पर जो है दोस्तों मैगडेलियन कल्चर नाम पड़ गया। चलिए आ जाइए, आ जाइए। उसके बाद में भीमबेटका में नीले रंग के जो है कुछ दोस्तों कुछ पाषाण उपकरण मिले हैं जो कि हमें गुफा चित्रकारी की तरफ जानकारी देते हैं। बहुत सारे गुफा चित्र की बात करेंगे, आगे बात करेंगे, है ना, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर पाटने है, पाटने में शत्रुमुर्ग के अंडे पर जो दोस्तों कलाकृति की गई है वैसे हमें देखने को मिलते हैं। भीमबेटका है, पाटने है, चंदेसाल राजस्थान के अंदर, रामनगर मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ से जो है हमें शत्रुमुर्ग के अंडे के कुछ मनके और कलाकारी हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ये है शत्रुमुर्ग जो कि आपकी तरफ देख के हंस रहा है, आप इसकी तरफ देख के हंस लो। चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों, ये कुछ जगह हैं। इसके अलावा जो चूल्हे के सबसे पहले साक्ष्य हमें मिलते हैं कहाँ से, प्राचीनतम साक्ष्य मिल जाते हैं आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के बिलासुरगाम नामक जगह पर, ठीक है दोस्तों। यहीं पर हमें राख के साक्ष्य मिल जाते हैं। और उसके बाद में ये कुछ जगह हैं, देख लेना अच्छे से, और मैप के अंदर भी शो कर दी गई है। उसके अलावा जीवन की बात करें कैसा था, तो बताया आपको, वही घुमक्कड़ जीवन, आखेट पर निर्भर थे, उत्पादक नहीं थे, उपभोक्ता थे, ठीक है ना। और मांस को कच्चा ही खा जाते थे, अग्नि का इतना नॉलेज नहीं था, ये सारी बातें, ठीक है। अस्थायी जीवन था, कृषि नहीं जानते थे, बर्तन बनाना नहीं जानते थे, पशुपालन नहीं जानते थे, सारी बातें आपको मैंने बता दी। जीवों जैसा जानवर इनका, जीवों जैसा जीवन इनका था। चलिए 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 आ जाइए, देख लिया हमने ये। और लास्ट में देख लो आप, क्या लास्ट में देख लो दोस्तों, पढ़ेंगे इतिहास और रचेंगे इतिहास। देखते हैं कौन कौन इतिहास रचने को तैयार है हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, तो ये हमारा पूरा पाषाण काल का पोर्शन पूरा हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इत्मीनान से सारी चीजें करवाऊंगा। और जैसा कि बच्चे बोलते सर रोज क्लास ले आओ, रोज क्लास ले आओ, दोस्तों रोज भी क्लास लाएंगे। अभी मैंने आपको कितनी बार बता दिया, कितनी बार बता दिया, एक बार टेलीग्राम में जाके मेरी समस्या को देख लो, वहां भी मैंने पिन कर दिया था कि क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है ना, लेकिन फिर भी लेकर आ रहा हूँ। मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मार्च में जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें मैं आपके जो तैयारी है उसमें ज्यादा योगदान नहीं दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि मार्च अब आ चुका है। आप अपने स्तर पर भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जो नए हैं, फ्रेशर्स है, वो मार्च के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक एक चीज को इत्मीनान से जानेंगे दोस्तों। जल्दबाजी किस चीज की है बताइए, क्या क्या किस चीज की जल्दबाजी करें हम, है ना। एक एक चीज अच्छे से देखने को मिलेगी, एक एक चीज अच्छे से मिलेगी, बशर्ते आपको यहाँ पर जो है रेगुलर आना पड़ेगा, ठीक है। मैं खुद रेगुलर क्लास लूंगा, भविष्य में सारी क्लासें रेगुलर होने वाली है, ठीक है, चिंता मत करो। इतिहास विषय को लेकर दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये चैनल। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, कोई दोस्त हैं, कोई संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, तो उन तक शेयर भी कीजिए, बताइए कि यहाँ पर जो है बेहतरीन क्लासें ली जाती है दोस्तों। अगर आपको लगता है तो, अगर आप संतुष्ट है, आप सेटिस्फाइड है, तो आप जरूर शेयर कीजिए। अगर नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं, देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ाने का, हाँ। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद में 2 लेक्चर और लेकर आऊंगा, 2 या 3 लेक्चर और लेकर आऊंगा मध्य पाषाण काल पर और नव पाषाण काल पर, वो भी बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। बहुत कुछ सोचा है आपके लिए, बहुत कुछ करना है। इतिहास को पढ़ने का जो तरीका है वो बदलना है दोस्तों। और ये जो शब्द है कि इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है, इस शब्द को आपके मस्तिष्क से मिटाना है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.